डेट है आज 9 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है 1 वीक 1 लैब कैंपेन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने लॉन्च किया है 1 वीक 1 लैब कैंपेन। इंडिया हैबिटेट सेंटर है न्यू दिल्ली में, वहाँ से लॉन्च किया है। एक कैंपेन है, अभियान है। इसमें क्या क्या जाएगा, देखो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यह हमारे इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए एक सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर है हमारे इंडिया का, जो R&D करता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसकी लैब है हमारी इंडिया में 37 लैब हैं। वो लैब क्या करेंगी, हाईलाइट करेंगी इंडिया की ग्लोबल एक्सीलेंस को। इंडिया की ग्लोबल एक्सीलेंस किस चीज़ में हाईलाइट करेंगी, टेक्नोलॉजी में। इंडिया के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, ये इस कैंपेन में, अभियान में बताया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। इनोवेशन क्या क्या इंडिया कर रहा है और क्या क्या किए हैं, इंडिया की स्टार्टअप क्या क्या हैं जो इनोवेशन और R&D के लिए काम कर रही हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। जितनी भी लैब हैं CSIR की 37 लैब नेशन वाइड, ये देखो टेक्नोलॉजी को आगे रिसर्च के लिए भी प्रमोट करेंगी, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए भी, और एक साथ सारे एकेडमिया हो, इंस्टीट्यूट हो या कोई स्टार्टअप हो, स्टूडेंट हो, सबको कनेक्ट करेंगी, सोसाइटी को कनेक्ट करेंगी। और इस तरह से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा कि जो भी हमारे अर्बन या रूरल एरियाज़ की नीड है, लोकल नीड्स हैं या रीजनल नीड्स हैं, उनको कनेक्ट किया जाएगा टेक्नोलॉजी से। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर रूरल एरियाज़ में क्या है, किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, अलग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो सकती है, जैसे वहाँ पे कोई रोड बनाने के लिए या कोई पानी की ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी डेवलप करने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ताकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा सुधार किया जा सके और नई वैरायटी डेवलप की जा सके एरिया के अकॉर्डिंग। अर्बन एरियाज़ की जो नीड है, ज़रूरतें हैं, वो अलग होती हैं। तो इन दोनों के हिसाब से जो भी रीजनल नीड्स हो या लोकल नीड्स हो, उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा और इंडस्ट्री, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट जो भी हैं, उनको एक साथ लेके आया जाएगा इस कैंपेन के द्वारा, अभियान के द्वारा। इस तरह से गवर्नमेंट, एकेडमिया, इंडस्ट्री, इन सबको एक तरह से नेटवर्क के थ्रू क्रिएट किया जाएगा और इन्हें कनेक्ट किया जाएगा ताकि टेक्नोलॉजी को आगे डेवलप किया जा सके। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1942 में इसको इंडिया की आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने बनाया था और अब तक ये बनी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड देती है, जितना भी पैसा इसमें रिसर्च डेवलपमेंट में खर्चा आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे, वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब है जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो बन जाते हैं। गवर्निंग बॉडी होती है इसके, जो कामकाज देखती है, उसके एक डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो डायरेक्टर जनरल गवर्निंग बॉडी को हेड करते हैं। फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, उस ये जैसे मान लो आप IAS की तैयारी कर रहे हो या IRS होते हैं, ये जो आगे प्रमोट होके फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह जो बनेंगे, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, इसके सदस्य होते हैं इस बॉडी के। नेक्स्ट टॉपिक है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023। ये कन्वेंशन हर 2 साल में एक बार होती है और ये कन्वेंशन इस साल की 9 जनवरी से स्टार्ट होगी, यानी कि आज से। 17th प्रवासी भारतीय दिवस है ये, जो इंदौर में सेलिब्रेट किया जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सेलिब्रेट किया जाएगा 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। क्या होती है कन्वेंशन, ये कन्वेंशन देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप इवेंट है। फ्लैगशिप का मतलब होता है मेन इवेंट है प्रवासी भारतीय के लिए। प्रवासी भारतीय होते हैं NRI को बोल सकते हो आप, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि जो लोग बाहर गए हैं इंडिया से, किसी काम के लिए गए हैं, जॉब करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए गए हैं, और इंडिया की कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इंडिया की इम्पोर्टेंस को पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रहे हैं, यानी कि कनेक्ट कर रहे हैं। ओवरसीज इंडियन है जो हमारे, या डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब प्रवासी हैं, जो माइग्रेंट है, जो इंडिया से बाहर चले गए हैं, NRI हैं, और इंडिया के लिए पैसे वापस भी भेजते हैं, और इंडिया और जिस कंट्री में रहते हैं उसको किसी तरह से कनेक्ट करते हैं, ट्रेड के द्वारा या किसी बिजनेस के द्वारा या किसी और मान लो एजुकेशन के द्वारा, इस तरह से कनेक्ट करते हैं ओवरसीज इंडियन और डायस्पोरा
पूरे वर्ल्ड को इंडिया से। तो थीम क्या है इस साल की? इस साल की थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल चल रहा है, आपको पता है 75 ईयर इंडिपेंडेंस के पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल तक ये आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। तो उस टाइम पे ये थीम रखी गई है प्रवासी भारतीय दिवस की। क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इसमें किए जाएंगे? एक तो पोस्टल स्टैंप जारी की गई है जिसमें लिखा होगा सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। ये दर्शाएगी कि सेफ, लीगल, ऑर्डरली और स्किल्ड माइग्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, प्रवासी एनआरआई सेफली और लीगली, ऑर्डरली जाते हैं, स्किल्ड माइग्रेशन जाती है और इंडिया को वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। जो इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है, इसमें 5 थीम रखी गई हैं। पहली थीम है कि जो डायस्पोरा है, इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, जो यूथ बाहर जाते हैं, उनका रोल क्या है इनोवेशन में और टेक्नोलॉजी में। तो इस कन्वेंशन में इसको दर्शाया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। नेक्स्ट थीम है इंडियन डायस्पोरा का इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम में प्रमोट करने में क्या रोल रहा है, और विजन रखा गया 2047 का, यानी कि टारगेट कुछ अचीव करने हैं। इंडिया की सॉफ्ट पावर में क्या क्या इंडियन डायस्पोरा का रोल है, इसको हाईलाइट किया जाएगा। सॉफ्ट पावर जैसे मान लो गुडविल थ्रो क्राफ्ट, जैसे मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट या कुछ चीज़ें बनाते हैं जो सॉफ्ट पावर को डेवलप करती है। जैसे कुजिन है, कुजिन का मतलब पाक कला, खाना बनाने, भोजन बनाने की कला। इंडिया से बाहर लोग जाते हैं, अपने रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं, वहाँ पे लोग दूसरे कंट्री के लोग हैं, जैसे मान लो यूरोपियन कंट्री में गए इंडिया के लोग, वहाँ पे रेस्टोरेंट खोला हुआ है, वहाँ पे इंडिया के खाने को पसंद कर रहे हैं लोग। तो इससे क्या है, सॉफ्ट पावर डेवलप होती है इंडिया की, नई क्रिएटिविटी वगैरह है। नेक्स्ट थीम है जो इंडियन वर्कफोर्स की ग्लोबल मोबिलिटी है, उसको हाईलाइट किया जाएगा इसमें। जैसे इंडिया की जितनी भी वर्कफोर्स है वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती है काम करने के लिए। नेक्स्ट है जो डायस्पोरा के एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि जो डायस्पोरा है हमारा एनआरआई वगैरह, जो एंटरप्रेन्योर है, उद्योगपति हैं, उनकी इंक्लूसिव अप्रोच क्या है नेशन बिल्डिंग में, तो इसको भी हार्नेस किया जाएगा। ये इसकी 5 थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो 9 जनवरी को 1915 में 1915 में हमारे सबसे बड़े प्रवासी जिनको माना जाता है महात्मा गांधी जी, वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे और उन्होंने इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, आज़ादी के लिए लड़ाई थी, उसमें भाग लिया था और वो 9 जनवरी को वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कन्वेंशन इसके लिए रखी जाती है और जब भी ये रखी जाती है इसके लिए एक सिटी चूज की जाती है जहाँ पे की जाती है। तो इस सिटी भी इंपॉर्टेंट है। इस साल की एमपी की मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है, यहाँ पे कन्वेंशन कराई जाती है। 2003 तक ये जो कन्वेंशन है हर साल होती थी सेलिब्रेट, लेकिन 2015 से हर 2 साल में एक बार होती है। अब एवरी 2 ईयर में वंस होती है, यानी कि एक बार होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सागोल कंगजेई। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्टर ने एक 122 फुट का स्टैचू अभी इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है मणिपुर पौनी का। पौनी का मतलब होता है स्मॉल हॉर्स। जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, उससे थोड़ा छोटा, नॉर्मल घोड़े से थोड़ा छोटा घोड़ा होता है ये, उसे बोलते हैं पौनी। तो ये मणिपुर पौनी का जो स्टैचू है जिसमें पोलो प्लेयर हैं, ये देखो इस तरह का स्टैचू, पोलो प्लेयर हैं, ये पोलो खेल रहे हैं। पोलो एक स्पोर्ट होता है, गेम होता है जो घोड़े पे चढ़ के राइड करके खेला जाता है। तो इस तरह का स्टैचू ये बनाया गया है, इनॉग्रेट किया है इम्फाल में, मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल। तो मणिपुरी भाषा में जो पोलो गेम है, स्पोर्ट है, उसको बोलते हैं सागोल कंगजेई। तो ये सागोल कंगजेई स्पोर्ट्स के बारे में हमें जानना है और ये क्या है इसका आपको पता होना चाहिए कि एक स्पोर्ट है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। जो मॉडर्न पोलो है, यानी कि जो अभी पोलो गेम खेला जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो मणिपुर के जो सागोल कंगजेई स्पोर्ट है इससे ही ओरिजिन हुआ है उसका, इससे ही निकला है। इसमें प्लेयर हॉर्स पे राइड करते हैं, स्पेसिफिकली मणिपुरी पोनीज पे। पोनी का मतलब स्मॉल हॉर्स, हमने ऊपर डिस्कस किया। और इसका जो स्टार्टिंग हुई थी इस खेल की 14th सेंचुरी में हुई थी। इस पोलो का एक भगवान है जिसका नाम है मार्जिंग। तो मार्जिंग को दर्शाया जाता है इसमें, और
लाई हरोबा एक फेस्टिवल होता है जिसमें मेनली डिपिक्ट किया जाता है कि ये पोलो प्लेयर हैं, इनके जो गॉड हैं भगवान एक खोरी फाबा हैं, उनको भी इसमें डिपिक्ट किया जाता है, दर्शाया जाता है इस फेस्टिवल में, त्यौहार में, जब ये मनाया जाता है मणिपुर में। जो मणिपुरी पोनी है 5 ब्रीड में से एक ब्रीड है ये। हमारे इंडिया में 5 ब्रीड ऐसी पाई जाती हैं, प्रजाति पाई जाती हैं घोड़े की, उनमें से एक मणिपुर पोनी भी है। और मणिपुरी सोसाइटी के लिए इसकी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। जो मणिपुर में जो ये गेम है इसको प्रमोट करने के लिए एक मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है, ताकि इस मणिपुर पोलो को और मणिपुर पोनी को, जो ये घोड़ा है, छोटा घोड़ा है मणिपुर पोनी, इसको कंजर्व किया जा सके, इसके लिए एक मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रासिलिया डिक्लेरेशन। ब्रासिलिया डिक्लेरेशन क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। ये देखो रोड सेफ्टी के लिए एक डिक्लेरेशन है, घोषणा है। रोड सेफ्टी का मतलब रोड से, ट्रांसपोर्टेशन से या फिर ट्रैफिक से जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए इसमें एक टारगेट रखा गया था। इसमें टारगेट रखा गया था कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और हमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट टेक्निक अपनानी है, ताकि 2020 तक जितने भी ट्रैफिक से, रोड से या ट्रांसपोर्टेशन से एक्सीडेंट होते हैं उनको हाफ से भी कम किया जाए, यानी कि आधा किया जाए। ये टारगेट था 2020 तक हासिल करना था इस ब्रासिलिया डिक्लेरेशन में। और देखो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे, जो 2030 तक हासिल करने हैं, उन्हीं के अंदर ये रखा गया था ब्रासिलिया डिक्लेरेशन के तहत। तो ये आपको याद रखना 1 नंबर में, यानी कि एक जो मैच द फॉलोइंग के आते हैं उसमें पूछा जा सकता है ब्रासिलिया डिक्लेरेशन क्या है। तो रोड सेफ्टी के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन से जो एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक से जो एक्सीडेंट होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एक घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है भेराराम भाकर। ये आप एसए के टॉपिक या फिर एथिक्स में एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। ये देखो राजस्थान में एक टीचर हैं, प्राइमरी टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं ये भेराराम भाकर जी। राजस्थान की बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक टीचर हैं ये। क्यों है ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने देखो पिछले 24 साल के करियर में अपने 4 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, और इन्होंने 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल किया इस कैंपेन में, अभियान में, जिसमें ये पेड़ लगा रहे हैं। इन्होंने फॉरेस्ट्री डेवलप की है। फॉरेस्ट्री मतलब जानते हो आप क्या होता है? फॉरेस्ट्री का मतलब पेड़ लगाना और उनकी केयर करना, देखभाल करना, साइंस ऑफ प्लांटिंग ट्री एंड केयरिंग ऑफ देम। तो ये है फॉरेस्ट्री। इन्होंने फॉरेस्ट्री को आगे प्रमोट किया है, डेवलप किया है, और फैमिलियल फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है? फैमिलियर फॉरेस्ट्री का मतलब है पेड़ तो लगाओ, लेकिन उन पेड़ों को अपनी फैमिली की तरह केयर करो, अपने फैमिली के, अपने सदस्य समझ के, फैमिली के, परिवार के सदस्य समझ के उनकी केयर करो और उनको बचाओ। तो इन्होंने फैमिलियल फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया है अपने अभियान के थ्रू। तो भेराराम भाकर जी की जो वैल्यूज हैं उनको आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो, एसए या एथिक्स के एग्जाम्पल में। जो कोई मान लो टॉपिक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है इनका एग्जाम्पल दे सकते हो। इनसे क्या क्या वैल्यू सीखी जा सकती हैं? पहला है लीडरशिप इन केयरिंग फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की केयर करने में, पर्यावरण की देखभाल करने में इनकी लीडरशिप एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एम्पावरिंग सिटीजन। इन्होंने अपने आप पेड़ नहीं लगाए, मतलब अपने आप तो लगाए और आगे और नागरिक को भी एम्पावर किया कि और पेड़ लगाएं। ग्रीनिंग को इन्होंने प्रमोट किया, ग्रीनरी को। नेक्स्ट है सेंस ऑफ ओनरशिप। इन्होंने देखो एक मालिकाना हक, पेड़ों पे एक हक होना चाहिए, इसको भी डेवलप किया। सेंस ऑफ ओनरशिप पेड़ों के अगेंस्ट, यानी पेड़ों के लिए, अगेंस्ट का मतलब उनके लिए। करेज और डेडिकेशन, इनका जो करेज है और डेडिकेशन है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए, ये इनसे सीखा जा सकता है। परसुएशन का मतलब है किसी को कन्विंस करना किसी चीज़ के लिए। तो इन्होंने देखो जो 1.2 लाख पीपल को कन्विंस किया है कि ये पेड़ लगाएं, पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है इन्वायरमेंट के लिए, तो ये परसुएशन इनसे सीखा जा सकता है। नेक्स्ट है फिलंथ्रॉफी। फिलंथ्रॉफी का मतलब लोगों की या किसी के लिए भलाई के लिए काम करना। इन्होंने देखो इन्वायरमेंट की भलाई के लिए काम किया है, इन्वायरमेंट के लिए काम किया है। ये क्या करते हैं?
जैसे कोई बर्थडे पे या किसी ओकेजन पे गिफ्ट देता है, तो गिफ्ट में क्या करते हैं, किसी का बर्थडे हो, मैरिज हो या कोई एनिवर्सरी फेस्टिवल, उस पे ये पेड गिफ्ट करते हैं, ट्री गिफ्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन्वायरमेंटलिज्म, इनसे सीखा जा सकता है। इन्वायरमेंटलिज्म का मतलब है बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करना। किसके थ्रू? इन्होंने बहुत सारे लोकल वेराइटीज़ के पेड़ लगाए हैं, ट्री लगाए हैं, जिसके थ्रू इन्होंने इन्वायरमेंटलिज्म को प्रमोट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है सोलर जियो इंजीनियरिंग। सोलर जियो इंजीनियरिंग एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। क्या है? देखो, आप सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैस के वजह से। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के एटमॉस्फेयर का, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसका एटमॉस्फेयर है जो चारों ओर वातावरण है, उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का धीरे धीरे ग्रेजुअल टेम्परेचर का इंक्रीज होना, धीरे धीरे टेम्परेचर का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। अगर मान लो कुछ ऐसा कर दिया जाए, ये अर्थ है हमारी और अर्थ के चारों ओर ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं, बहुत सारे एरोसेल भी होते हैं। एरोसेल क्या काम करते हैं? ये एक ऐसे कण होते हैं, जैसे मान लो ये सूरज है, सन से ये रेज आ रही हैं, सोलर इंसोलेशन आ रही है। अब ये एरोसेल अगर एटमॉस्फेयर में तैर रहे हैं, हवा में, आसमान में, तो ये क्या है, सोलर इंसोलेशन जो अर्थ पे आती है उसको आने नहीं देंगे, यहीं से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है? ऐसा ही कंसेप्ट है। कुछ सब्सटेंस स्प्रे किए जाते हैं, कुछ सब्सटेंस है, पदार्थ है, एटमॉस्फेयर में स्प्रे किए जाते हैं और वो एरोसोल की तरह काम करते हैं। एरोसोल की तरह क्या काम करते हैं? वो सनलाइट को वापस स्पेस में भेज देते हैं। वापस स्पेस में जैसे सनलाइट आ रही होती है, इसे वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में अर्थ तक सनलाइट आ ही नहीं पाती है। इसकी वजह से क्या होगा? जब ये सनलाइट नहीं आएगी तो क्या होगा? अर्थ का जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो डिक्रीज होगा, एटलीस्ट मेंटेन रहेगा। तो ये सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या प्रोसेस है, बस आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इस तरह के कई सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, वन लाइनर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है वीर गार्डियन 2023। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। किस किस के बीच होती है? इंडिया की एयरफोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। ये 12 जनवरी से स्टार्ट होगी और 26 जनवरी तक ये चलेगी जॉइंट एक्सरसाइज। इसमें इंडिया और जापान की एयर डिफेंस कॉपरेशन को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जिंगक्यांग जरी। जिंगक्यांग जरी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना ये है क्या। इन्हें लिविंग रूट ब्रिजेस भी बोलते हैं। रूट का मतलब पेड़ की जड़, पेड़ की जड़ के द्वारा ये ब्रिज बनाए जाते हैं। इस तरह से ब्रिज चलने के लिए बनाए जाते हैं, किसी रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं या कोई डिफ़िकल्ट टेरेन है उसके ऊपर ये बनाए जाते हैं पेड़ों की जड़ से। ये पेड़ों की जड़ हैं जो बहुत बड़ी हैं, जो एक साथ बांध दी जाती हैं और इस तरह से ये बांध दी जाती हैं जिस तरह से ब्रिज का काम करती हैं। यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब है अभी डिक्लेयर की नहीं है, आगे की जा सकती हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल आगे डिक्लेयर की जा सकते हैं यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के बारे में आप जानते ही हो। ये बहुत सारे ब्रिज हैं ऐसे स्टेट में जो बहुत साल पुराने हैं और जो रबर फिग ट्री है उसकी जड़ें ये बांध दी जाती हैं किसी रिवर या स्ट्रीम के ऊपर, जो ये ब्रिज का काम करती हैं। और ये देखो जड़ें एक ओवर द टाइम क्या है, स्ट्रेंथन होती रहती हैं, आगे ग्रो करती रहती हैं। ये बहुत ही कॉमन है मेघालय के नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है मेघालय का, मेघालय जो स्टेट है उसका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ऐसे ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है थुल्लल। ये इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है क्योंकि ये केरल का एक डांस फॉर्म है, डांस आर्ट है जो परफॉर्म किया जाता है मेनली फेस्टिवल के दौरान, टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है, मंदिरों में। थुल्लल या ठुल्लल भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मलयालम भाषा में। मलयालम भाषा के एक कवि थे, पोइट, जिनका नाम है कुंचन नाम्बियार। उन्होंने 18th सेंचुरी में इस डांस फॉर्म को, आर्ट को इंट्रोड्यूस किया था केरल में। इस तरह के इसमें अटायर पहने जाते हैं। ये देखो ह्यूमर और सोशल स्टायर को डिपिक्ट करता है, सिंपलिसिटी को डिपिक्ट करता है, दर्शाता है ये डांस फॉर्म। ये नाट्य शास्त्र का जो क्लासिकल प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है और इसमें 3 सेपरेट वर्जन है। एक है ओट्टन थुल्लल, सीथनकन थुल्लल, प्रायन थुल्लल। जो ओट्टन थुल्लल है ये सबसे ज़्यादा फेमस है इस वैरायटी में, थुल्लल की डांस फॉर्म में। ये जो
डांस फॉर्म है। इसमें क्या है, बहुत सारी स्टोरी और माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, जो जैसे मान लो रामायण से महाभारत से इस तरह की कहानियाँ डिपिक्ट की जाती हैं इसमें। और जो कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं इस तरह के पहने जाते हैं, जैसे कथकली डांस फॉर्म है ना, क्लासिकल डांस है कथकली, इस तरह के इसमें अटायर पहने जाते हैं, कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, जैसा हमने ऊपर फिगर में देखा, इस इमेज में देखा। ये एक टेम्पल फेस्टिवल है, यानी कि टेम्पल फेस्टिवल जो होता है उसमें परफॉर्म किया जाता है, कल्चरल प्रोग्राम जो होता है उसमें ये परफॉर्म किया जाता है। और जब ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है तो एक सिंगर भी साथ में होता है, वो सपोर्ट करता है, सिंगर गाता है, यानी कि ये अपने डांस फॉर्म से डिपिक्ट करता है स्टोरी, और सिंगर गा के सुनाता है। और सिंगर के साथ ऑर्केस्ट्रा भी होता है। ऑर्केस्ट्रा में यानी कि जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मृदंगम ढोलक को बोला जाता है, थोपी मदलम बोला जाता है इसमें आपके मलयालम भाषा में। और सिंबल होता है, सिंबल भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, थाली की तरह होता है, कुछ इस तरह से आवाज़ करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम न्यू दिल्ली से। देखो अभी चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, तो तभी ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया। तो क्या है ये प्रोग्राम, देखो इससे पहले 2018 में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये प्रोग्राम क्या था, ये था जो भी मान लो पुअर डिस्ट्रिक्ट हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, वो डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन हेल्थ नहीं है, वो वहाँ पे डेवलप करना है। ऐसी 112 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की गई थी हमारे इंडिया में, जो सबसे गरीब हैं, पुअर डिस्ट्रिक्ट हैं, पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उन डिस्ट्रिक्ट को इसमें डेवलप करना था इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। इसी तरह का प्रोग्राम चलाया गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इसमें ब्लॉक को डेवलप किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, तहसील होती हैं, तो उनको डेवलप किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। जो भी ऐसे ब्लॉक हैं जो लैगिंग हैं, पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, उनको डेवलप किया जाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा इनका। ये प्रोग्राम में 500 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर की जाएंगी। 500 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक हैं उनको कवर किया जाएगा। 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को मिला के, 31 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिला के टोटल, उनमें से 500 डिस्ट्रिक्ट चूज की जाएंगी। और आधी से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट तो 6 स्टेट में आइडेंटिफाई की जाएंगी। कौन कौन सी स्टेट हैं? 6। उत्तर प्रदेश में 68 ब्लॉक आइडेंटिफाई किए जाएंगे, बिहार में 61, मध्य प्रदेश में 42, झारखंड में 34, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में 29, दोनों में 29। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया था, इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। 2018 में लॉन्च किया था ताकि जितनी भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और 3C स्ट्रेटजी पे काम करता है ये। 3C का मतलब है, एक C का मतलब कन्वर्जेंस, सेंट्रल और स्टेट स्कीम है उनका कन्वर्जेंस किया जाएगा और एक साथ डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाएगा। कोलैबोरेशन, सेंट्रल या स्टेट लेवल पे जो भी प्रभारी ऑफिसर हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनका कोलैबोरेशन किया जाएगा। कंपटीशन क्रिएट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के अमंग, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कंपटीशन, मुकाबला बढ़ाया जाए ताकि एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट से मुकाबला करे एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट जब मुकाबला करेगी, कंपटीशन करेगी, तो डेवलप करेगी अपने आप को, क्योंकि उन्हें रैंकिंग दी जाएगी। रैंकिंग देती है, इसमें रैंकिंग देती है 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जिनके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और इन 49 इंडिकेटर को 5 थीम में डिवाइड किया गया है। 5 थीम सोशियो इकोनॉमिक थीम है। जैसे जो डिस्ट्रिक्ट देखा जाएगा किसने हेल्थ न्यूट्रिशन पे काम किया है, उसको 30% वेटेज दी जाती है। एजुकेशन के लिए क्या काम किया डिस्ट्रिक्ट ने, एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज के लिए क्या काम किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 सोशियो इकोनॉमिक थीम के आधार पे डिस्ट्रिक्ट को रैंकिंग दी जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट अच्छे यानी कि रैंकिंग लेके आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन्हें इनाम दिया जाता है, एक तरह से अवार्ड दिया जाता है। और जब ऐसे डिस्ट्रिक्ट को रैंकिंग दी जाती है तो डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन बढ़ता है। आगे डिस्ट्रिक्ट सोचेंगे हम भी अच्छा काम करें, रैंकिंग हमारी अच्छी आएगी, तो डेवलप करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए वो काम करते हैं इन 5 सोशियो इकोनॉमिक थीम पे। यही टॉपिक थे आज के।